अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मईशत ऐसा लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और ये वो महाज है जिस पर आने वाली जो कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में उसको बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है। लेकिन हमने जो पिछले चंद सालों में देखा है और ख़ास तौर पर पिछले एक साल के अंदर के मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंजेस जो हैं वो एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहे और ऐसा लगता है अब ये मुआशी बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा संगीन हो गया है। बहरहाल बजट एक ऐसा मौका होता है कि जब हुकूमत अपनी सिमत का तयन करती है, हुकूमत ये बताती है कि उसकी तरजीहात क्या हैं, वो किस तरह से इन मौशी मुश्किलात से निमटना चाहती है, किस तरह से मुल्क को आगे लेकर जाना चाहती है। इस वक्त पाकिस्तान में यकीनन सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का है। जो अफरात ज़र की शरह है वो 76 साल की रिकॉर्ड शरह इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर है और हुकूमत को ऐसा लगता है कि हुकूमत ने जो पॉलिसियाँ अपनाई हैं वो अफरात ज़र की इस शरह पर या आम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए महंगाई पर वो काबू पाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरा बड़ा मसला इस मुल्क के लिए बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं। आने वाले सालों में हमने कुछ बड़ी अदायगियाँ करनी है और ये भी बात हो रही है कि हमारे मुल्क की जो है वो कमाई नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ और प्रोडक्शन नहीं है। तो कमाई और नहीं होगी तो इन कर्ज़ों की अदायगियाँ किस तरह से होंगी। फिर इसके साथ एक बड़ा मसला जो है वो IMF के साथ मामलात हैं। क्या साराइयाँ होती हैं कि मुल्क जो है वो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। ये डिफ़ॉल्ट के ख़तरे की जो तलवार है ये हमारे सर के ऊपर जो है वो लटक रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का तो ये कहना है कि जो है वो मुल्क इस ख़तरे से निकल आया है। हुकूमत का दावा भी ये है, लेकिन क्या ये वाकई जो है वो हम इस ख़तरे से बाहर आ गए हैं या नहीं, इस पर सवालिया निशानात जो है वो अभी भी मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे और मसाइल हैं, छोटे मईशत के मुआशी गवर्नेंस है, उसकी भी बहुत ज़्यादा बात होती है, क्या वो ठीक हो सकती है या नहीं। तो बजट के बाद ये तमाम के तमाम सवाल एक मरतबा फिर से जो है वो सामने आ जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में सेंटर स्टेज की ये खुसूसी एपिसोड है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को जो है वो इकट्ठा किया है, जिसमें जो है वो जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, उनके नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो मुआशी मामलात को समझते हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद होंगे और यहाँ पर जो लोग इन इदारों को चला चुके हैं, इन इदारों की सरबराही कर चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उनके सामने हम यही सवाल रखेंगे कि ये जो बजट दिया हुकूमत ने कैसा दिया है और फिर ये कि क्या ये जो मुआशी चैलेंजेस हैं क्या हम इससे जो है वो निकल सकते हैं या नहीं, और इसके लिए जो हमारी सिमत है जो होनी चाहिए वो है या नहीं है। और फिर ये भी सवाल अहम है कि इस मुल्क में हम कमाई की बात करते हैं कि ये मुल्क पैसे कहाँ से कमाएगा। तो क्या वजह है कि ये मुल्क अभी तक पैसे नहीं कमा सका और फिर क्या ऐसा करना होगा कि आगे यहाँ पर जो है वो यहाँ का जो ताजिर है, सनतकार है, यहाँ पर जो काम करने वाला है वो पैसे कमाने के काबिल हो जाए। तो इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारी बात होगी। हमारे साथ जो पैनल मौजूद होगा मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम, वो आज की बहस में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हारून शरीफ साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो है वो चेयरमैन रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सरदार यासिर इलियास साहब सनतकार हैं, इन्वेस्टर हैं, रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे। फ़ाद वहीद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ताजरों और सनतकारों के नुमाइंदा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और मेरे कॉलीग और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर मेरे को एंकर शहबाज राना, वो भी आज की इस बहस में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो मैं सबसे पहले जो है वो इस बहस का आगाज़ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से जो है वो करना चाहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हुकूमत जो है वो दावे करती है कि महंगाई के ऊपर जो है वो काबू पा लिया है। एक बड़ा इशू यहाँ पर जो है वो ये कि कीमत जब ऊपर चली जाती है तो फिर उसके बाद नीचे नहीं आती। पेट्रोलियम की कीमतें, अब आपने मुझे मालूम है कि वो ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन लोगों का गिला यही है कि जो कीमत ट्रांसपोर्ट की जिस तरह से बढ़ जाती है वो एक दफ़ा ऊपर चली जाती है तो फिर उसके बाद दोबारा उसमें कमी नहीं होती। तो क्या ये पॉलिसी का इशू है या फिर जो है वो आपकी गवर्नेंस का इशू है? जी बिल्कुल है। और हमारी जो रॉट हमारी एनर्जी सेक्टर में सेट हो चुका है और जो एलीट कैप्चर सेट हो चुका है बिलखसूस, उन दोनों के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई हमने शुरू कर दी है, देखते कहाँ जाती है, लेकिन बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी।
हमारी जो एनर्जी, क्योंकि आप बजट पे बात कर रहे थे, एनर्जी पे तो अगर 3-4 घंटे भी आप दें तो मैं बात कर सकता हूँ, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस कर दूंगा। पूछ लें इसी देखिए, हमारी 3 स्ट्रैटेजीज हैं, मैं कुछ दिन में अलहदा से इस पे बात करूंगा। एक ये है कि हमने एनर्जी सिक्योरिटी पैदा करनी है, हमने एनर्जी लेकर आनी है। दूसरा ये है कि हमने एनर्जी को अफोर्डेबल करना है, ताकि वो लोग, हमारी सनत भी और हमारे लोग भी, उनके ऊपर जो बोझ है वो कम किया जाए। ठीक है। और तीसरा ये कि हमारी एनर्जी सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी के 2 एलिमेंट्स हैं, एक एक्सटर्नल सेक्टर, यानी क्योंकि हम $2-2.5 बिलियन की एनर्जी हर महीने लेते हैं, तो 20 से 26 बिलियन डॉलर तक हमारा चला जाता है कीमत बिजली इसकी एनर्जी की। तो हम ये चाहते हैं कि ये कम हो। एक तो एक्सटर्नल सेक्टर का मसला है, दूसरा क्लाइमेटिक मसला है कि आप देखिए कि पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट तो ज़ीरो है, लेकिन पाकिस्तान 4था-5वां सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मुल्क है क्लाइमेट के हवाले से। अभी आपने पिछले साल देखा, सारा सिंध डूब गया, और डूबना ये नहीं कि फ्लड आ गया, डूबना 7-7 9-9 फुट पानी का डूबना था। सिविलाइजेशंस हजारों सालों की बर्बाद हो गई, आप विलेज को ट्रेस भी नहीं कर सकते। तो ये तो सिर्फ बारिश से हुआ था। अब जब ग्लेशियर रेट मेल्ट होना बदल गया, तो उसके बाद जो अजाब आएगा, आप सोचिए, आपका बराज सिस्टम, आपका पूरा कैनाल सिस्टम, ये सब कुछ वॉश अवे हो जाएगा। अच्छा। तो इस वजह से ये हमारे पिलर्स हैं। मैं आपके सामने लिस्ट अभी दे देता हूं, मैं उस तकरार में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ को सपोर्ट करती है। 10,000 मेगावाट अगले 2 सालों में, 1.5-2 सालों में ऐड किए जाएंगे सोलर एनर्जी के। उसके 4 प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया, बिडिंग शुरू हो चुकी है। अब आप इसको लिंक कर लें, चाहे क्लाइमेट से, और लिंक कर लें या एनर्जी प्राइस से, या लिंक कर लें इंडिजनाइजेशन एनर्जी सिक्योरिटी से। दूसरा, आपको मालूम है कि हमने टापी के साथ एक मुआहिदा किया है, जिसके ज़रिए हम 1.3 बिलियन क्यूबिक फीट, 1300 मिलियन क्यूबिक फुट गैस रोज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क हमने 4 दिन पहले साइन कर दिया है। एक क्रिएटिव मैकेनिज्म्स फॉर रेजिंग डेट के भी डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं, और बेशुमार ममालिक से हम राब्ता कर चुके हैं। इसमें हमारी भी अब लीड है तुर्कमेनिस्तान के साथ। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, मैंने आपको बताया कि आज़रबाईजान के साथ हमने मुआहिदा किया है, जिसमें वो हमें हर महीने एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो ऑफर करेंगे, हमारी मर्जी, हम लें या ना लें। यानी वो हमें कम कीमत का एक कार्गो ऑफर करेंगे, हम 12 के 12 हर महीने एक कार्गो 12 के 12 रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको 12 हमारे सामने रखने होंगे कम कीमत के। हम देखेंगे, हमें ज़रूरत है, हम देखेंगे कि जो LNG है वो बाकी तमाम फ्यूल से सस्ती है, हम देखेंगे हमारे पास ज़र मुबादला है, हम देखेंगे बाकी उसकी प्राइस दुनिया में क्या है। ये एक हो गई। फिर आपने रूसी तेल तो अभी आपने देख लिया। अभी आपको पता है कि हमने एक रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव काबीना से करवा ली है। हम समझते हैं कि जाने से पहले $10 बिलियन, 10,000 मिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट करके जाएंगे एक GCC मुल्क के साथ, इंशाल्लाह, इस इन्वेस्टमेंट का। ठीक। उसके अलावा टाइट गैस की पॉलिसी जो है वो अब काबीना के पास है, यानी वो वसाइल जो पिछली पॉलिसी पे नहीं निकाले जा सकते वो निकाले जाएंगे। पिछले 16-18 साल के बाद पहली मर्तबा हमने टेंडर किया है ऑफशोर जो हमारे एसेट्स हैं, क्योंकि केकड़ा हमारा वो एक नाकाम हो गया था जिसपे मुल्क ने एक ही वेल पे बदल जाना था, उसको छोड़िए, सियासी बात हो जाएगी। लेकिन अब हमने 16 एसेट्स जो हैं, 16 से 24 एसेट्स जो हैं मुख्तलिफ फेजेस में बिड करवा रहे हैं। इन तमाम के आप नुकात जोड़ लें, नीचे फायदा जो है वो तो कैसे नीचे ही जाएगा ना। नीचे जब तक गवर्नेंस नहीं होगी, जब आपको लगता है तब आएगी, इंडिजिनस आएगी, जब 2 सेंट 4 सेंट की बिजली आएगी सोलर के जरिए तो कहाँ जाएगी? ठीक, राइट। जब सस्ता तेल आएगा रूस से तो कहाँ जाएगा? जब सस्ती LNG आएगी तो कहाँ जाएगी? अच्छा। जब टापी के जरिए गैस आएगी 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट की तो कहाँ जाएगी? हमने इस वक्त अमेरिका से कॉन्वर्सेशन एडवांस की है ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन यूरिया। हमारी 1/3 गैस जो है वो जाती है इस वक्त सिर्फ फर्टिलाइजर बनाने में, और ग्रीन यूरिया जो है, अगरचे इस वक्त उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा महंगी है, ग्रीन यूरिया में आप सोलर, विंड और पानी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए यूरिया बनाते हैं। खाद आपके पास 1/3 गैस बच जाएगी जो आप इंडस्ट्रियल यूज में ला सकेंगे और इंडस्ट्रियल अनलीशिंग कर सकेंगे। चले, मैं जरा फाद वहीद साहब से भी जरा पूछ लूं। फाद वहीद साहब, बड़ा मिक्स रिएक्शन है इस बजट के ऊपर।
ये मिक्स रिएक्शन क्यों है? क्या ऐसा है कि कोई खुश है और कोई नहीं है, किसी के लिए कुछ है और किसी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है? देखें, जहाँ पर मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि ये गरीब आवाम का बजट है और सेठ का बजट नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी अनोमली ये है कि द एम्प्लॉयर इज द सेठ, जिसको आप सेठ कह रहे हैं सर, वो तो एम्प्लॉयर है एंड दैट इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो जब उसकी पिछले 2-3 सालों से 2 साल से मतलब आई वुड से कि मतलब वो एलसी के भंवर में फंसा हुआ है, उसकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, उसके कारखाना बंद है, 30% ऑफ द इंडस्ट्री इज क्लोजिंग डाउन एंड देयर इज अनदर 45% का लोड जो इस साल के एंड तक वी आर एज्यूमिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, अनफॉर्चुनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल क्लोज डाउन बिकॉज हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि नाउ वी आर अनएबल टू कम्पीट इवन इन द लोकल मार्केट्स। पहले तो हम इस चीज़ को करते थे कि यार रीजनल टैरिफ्स नहीं है हमारे पास, हम रीजन में कैसे कम्पीट करेंगे, हम अपने नेबरिंग कंट्री से कैसे कम्पीट करेंगे। इस वक्त तो वी आर डाइंग ऑन ओन डेथ, मतलब वी इन्वेस्ट इनटू दिस कंट्री और हम फिर डिस्करेज होते हैं। अब आप सिंपली एक एग्जांपल लें तो 1 साल के लिए एक इम्पोजिशन आई थी सुपर टैक्स की, इस साल वो फिर आ गई है। और अगर टैक्स पेयर को दोबारा टैक्स करते रहेंगे, उसको पेनलाइज करते रहेंगे, कब तक करेंगे सर? हम 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स पर पहुंच चुके हैं। बट इन दिस बजट अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट सीन द इफेक्ट ऑफ ब्रॉडनिंग टैक्स नेट। हमें टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है, हमें उसको बड़ा करना है, क्योंकि हम 3.4 मिलियन कितनी देर ये सहारा बर्दाश्त करेंगे, कितने अरसे हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे? विल डाई डाउन। आप कॉटन सीड को प्रमोट करें, हम उससे कपास उगाते हैं, कपास उगाएंगे तो हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को फीड कर पाएंगे। जब हम लोकल इंडस्ट्री को फीड करेंगे तो वो या तो लोकल टेक्सटाइल में आएगी या तो एक्सपोर्ट में आएगी। ये आपका एक्सपोर्ट का बढ़ने का तरीका हो गया इसी एक प्रोडक्ट से। अच्छा। इसका बाय प्रोडक्ट है आपका कॉटन सीड से आप ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं 95%, उसमें से आप ऑयल ले लेंगे तो आपका इंपोर्ट बिल वहां से शॉर्ट डाउन हो जाएगा। और जो सेकेंड आप इंपोर्ट करते हैं वो एनिमल फीड है और पोल्ट्री फीड है और वो इस कॉटन मील से बन जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर लेफ्ट विद नथिंग इन दिस एग्रीकल्चर एंड आप बढ़ा सकते हैं अपनी इंपोर्ट कम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। हमने जोर दिया हुआ है शुगर केन पे, गन्ना लगाओ गन्ना लगाओ। सर गन्ना लग जाएगा, मैं आप सबसे कहता हूँ कि गन्ना लग जाएगा, लेकिन क्या हमें वो एक्सपोर्ट देगा? क्या हमें वो जरा मुबादला देगा? हमें उस तरफ सोचना है। वी हैव टू डाइवर्सिटी काश्तकार का अपना काम है या ये पॉलिसी डायरेक्शन ऊपर से आनी चाहिए? देखिए, कि गन्ना लगाना है या आपने जो है वो कोई और फसल लगानी है? देखिए, अगर मुझे गंदम लगाने में गारंटीड ये पता होगा ना कि गंदम मेरी बिक जाएगी, गवर्नमेंट ले लेगी, तो मैं काश्तकार वो अपनी सिक्योरिटी ढूंढता है ना सर। ही इज नॉट अ बिग इन्वेस्टर, उसके पास तो यार 10 एकड़ जगह होगी, मैक्सिमम इतनी जगह होती है छोटे काश्तकार के पास। उसने तो अपनी सिक्योरिटी ढूंढनी है सर, जिसने एक बड़ा बिजनेसमैन ढूंढता है। एक छोटा बिजनेसमैन तो ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है उसके साथ। सोलराइजेशन की बड़ी बेहतरीन इसमें इस बजट में बड़ी बेहतरीन किस्म की तजावीज भी आई हैं और बल्कि दे आर एक्सपैंडिंग द नेट ऑफ इट एज वेल। सोलर हमारी ज़रूरत है, बट अगरचे ये महंगा है इस वक्त। जो पिछले 4 साल में हमारे साथ जो ट्रेजेडी रही इस सेक्टर में वो ये रही कि सोलर तो आ गया, फिर कभी उस पर टैक्स इम्पोज हुआ और कभी उससे वापस ले लिया गया। जब उससे वापस ले लिया गया तो देखें, अभी तो अगर आप इस्लामाबाद की स्काईलाइन पे देखें ना तो यू विल फाइंड अबाउट 45% ऑफ द होम्स जो सोलर ट्रांजिशन कर रहे हैं। और डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो इनकी मिनिस्टर साहब की हुकूमत में हुई है वो बड़ी बेहतरीन हुई है कि इन्होंने इवन नेपरा ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन उन्होंने इनके साथ मिल के और मिनिस्टर साहब की ये काविश थी कि इसको ड्रॉप डाउन करें कि ये एसडीओ खुद ही डिसीजन ले और फारिग करे, मतलब किसी को इंतजार ना करता पड़े सोलर की प्रोडक्शन में। तो डेफिनेटली जहां हम एनर्जी डेफिशिएंट है, हमारी मशीनरी तो उस काम पे लगी हुई है, लेकिन आई थिंक ये पिछले इतने सालों का असर है कि इट इज गोइंग टू टेक टाइम टू ड्रॉप इट डाउन। ये प्रोडक्शन वाली बात है, इस पे आगे भी करते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। मैं ज़रा गुफ्तगू का अब आगे बढ़ाता हूँ। सरदार यासिर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो है वो हम हमेशा पूछते हैं कि यहाँ का जो बड़ा बिजनेसमैन है वो रियल एस्टेट की तरफ क्यों जाता है, जो प्रोडक्शन है, जो ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है, उसकी तरफ हम क्यों नहीं आते। मैं अगर आपसे ये पूछूँ, जो ताजर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, कि हमारे मुल्क की जो कमाई है वो कमाई क्यों नहीं है? एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। तकरीबन 70% पाकिस्तान की जो वेल्थ है
डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड है रियल स्टेट में, चाहे वो आपका घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वेयर हाउस हो. सो वी आर बाय डिफ़ॉल्ट inclined on some form of investment in real estate. उसी के साथ जब कैपिटल गेन लोग देखते हैं, रेंटल यील्ड्स देखते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि ऐसे एसेट में आए, ऐसे एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जहाँ पे उनको रेंटल यील्ड भी आए और कैपिटल ग्रोथ भी हो. पाकिस्तान इज़ डिमांड ड्रिवन. आज भी जो हमारी आबादी की ग्रोथ है 250 मिलियन की हम बात करते हैं, उसके अगेंस्ट कम से कम 12 से 15 मिलियन घरों की आज रिक्वायरमेंट है. जो फॉर्मर हमारी जो गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने कहा था, ये इनिशिएटिव लिया था 5 मिलियन हाउसेज, वो एक डिमांड बेस्ड इनिशिएटिव था. और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर आप 12 से 15 मिलियन घर बनाने चाहते हैं, शायद 10 साल लग जाएं. अच्छा. हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशंस हैं, फंड्स की हैं, ह्यूमन रिसोर्स के इशू है, इम्पोर्ट लिमिटेशंस हैं. बट इट्स ए ह्यूज सेगमेंट. और साथ साथ ये एक सेक्टर नहीं है, 50 से 60 एलाइड सेक्टर्स हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो ये पूरी इकॉनमी को ड्राइव करता है. सो आई थिंक रियल एस्टेट इज़ अ ग्रेट सेगमेंट. तो आसान भी है, इट्स ऑल्सो रेजिलियंट. 2008 में दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बावजूद पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल वैल्यूज थी ऑन प्रॉपर्टीज़, दे हेल्ड. वी डिड नॉट सी डिक्लाइन हियर. आपने दुबई का कोलैप्स देखा, यहाँ पे कोई कोलैप्स नहीं हुआ. इन हालात में भी ट्रांजैक्शंस हमारे स्लो हुए हैं, लेकिन डिप्रिशिएटेड डिवैल्यूशन नहीं हुई है प्रॉपर्टीज़ की. In fact, because of the devaluation of the rupee, it seems that prices are going up. They're not really going up, but at the same time, principal value उनकी compromise नहीं हो रही. तो जैसे आप capital guaranteed products banks में, हारून साहब के खुद बैंकर हैं, every client wants a capital guaranteed product. So यहाँ पे आपको पता है कि this is a no-brainer to invest in real estate. अच्छा, ठीक है. हारून शरीफ साहब, इन्वेस्टमेंट वाले के ऊपर, since you have headed the मतलब जो board of investment as well, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता? कोई इन्वेस्टमेंट करे और हमारी कमाई हो. जो बजट होता है वो किसी भी स्टेट की पॉलिसी की फाइनेंसिंग होती है. आप पॉलिसी बनाते हैं, बजट से आप उसको फंड करते हैं, और उसके अंदर कोई सरप्राइजेज नहीं होती. तो मैं पहली बात ये कहना चाह रहा हूँ कि बजट के अंदर हर साल सरप्राइजेज आना मईशत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि आप एक इनकंसिस्टेंट मैसेज दे रहे हैं. इन्वेस्टर की आपने बात की कि उसको ये नहीं पता कि अगले साल फाइनेंस बिल में क्या तब्दीली आ जाएगी. सो हमारी मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम कंसिस्टेंट पॉलिसी की सिमत नहीं दे पा रहे हैं, और जबकि बजट पॉलिसी की बजाय एक तरजीहात की विश लिस्ट बन गया. एक प्रिडिक्टेबिलिटी आए और इन्वेस्टर को पता हो कि ये पॉलिसी बदली नहीं जाएगी. तो पहला पॉइंट तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ. दूसरा नुक्ता मेरा इसके अंदर ये है कि मैं एज एन इकोनॉमिस्ट अगेन ये अर्ज करना चाहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से डील कर रहा है. तो जो सच्ची बात है हमें समझने की कि पाकिस्तान को इस वक्त ना तो कोई वो जो ABCDE या तरजीहात चाहिए, पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी चाहिए कि फ्री फॉल को रोके. अगले साल अगर हम डाउनफॉल जो नोज डाइव कर रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स इनको रोक पाते हैं तो आपकी अचीवमेंट है. ये जो हम सारे सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जी ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, रिफाइनरी भी लग जाएगी, सोलर भी आ जाएगा, ये 25 साल लगते हैं. लेट्स बी रियलिस्टिक. आई एम फॉर्चुनेट, मैंने 3 दफ़ा महातीर मोहम्मद साहब से बड़ी तफसील से इस पर बात की है. तो पाकिस्तान में बिल्कुल सिमत देने की ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़ स्टॉप बाइंग इफ़ समबडी टेल्स यू कि अगले साल सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो हमें ये इस वक्त स्टेबिलिटी का एस को आप बड़ा बड़ा कर लें, और वो स्टेबिलिटी का एस अनफॉर्चुनेटली IMF के बगैर नहीं आएगा. कोई प्लान BCDE नहीं चलेगा. लेट मी बी वेरी कैटेगोरिक. इन माई एक्सपीरियंस ऑफ 34 years ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, करंटली हमारे पास ये चॉइस है. अब इस चॉइस में आप बताएं कि हम किस इन्वेस्टर को ला सकते हैं, जो आपका सवाल. मुल्क कर्ज पे आगे नहीं चलते. अब तो गालबन सूद देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा. तनख्वाहें, पेंशन, बाकी चीजें तो आप छोड़ दें. तो मुल्क ऐसे नहीं चलेगा. हमें 4 तरह की चीजों की इन्वेस्टमेंट चाहिए. ठीक है. ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो रोजगार दे, ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो डॉलर कमा के दे, ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो प्रोडक्शन बढ़ाए, ऐसी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए. ठीक है. अगर ये 4 फिल्टर्स पे कोई नहीं फिट आती, आई थिंक एज ए पॉलिसी वी शुड नॉट एनकरेज दैट. इंसेंटिव्स हमें बदल देने चाहिए. जब तक लोकल इन्वेस्टर एक्सपैंड ना कर रहा हो,
बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा, लोकल का एतमाद होगा तो आएगा ना। ठीक है। हम एक ट्रेडिंग इकोनॉमी बन गए, हमें स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है कि हम इंसेंटिव्स को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लाएं, हम नहीं ला पा रहे। ठीक है। दूसरा इन्वेस्टर, अच्छा द सिल्वर लाइनिंग, देयर इज मनी अवेलेबल, किधर मुल्क के अंदर पैसा मुल्क में भी अवेलेबल है और पैसा खित्ते में भी अवेलेबल है। अच्छा। लेकिन पैसा चलती कंपनियों की एक्सपेंशन के अंदर आने पे तैयार है। अच्छा। नए, जिसको ये बिजनेसमैन समझते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। पैसा सॉवरन वेल्थ फंड्स में भी है, पैसा लोगों के, पाकिस्तान को मेरी राय ये है, अब मैं दो राय देके खत्म कर रहा हूँ। ठीक है। एक तो राय ये है कि जब तक हुकूमत एज ए पेट्रन पेटनेज पे काम करती रहेगी, हमने फंड बना दिया, हमने लैपटॉप दे दिया, हमने टैक्सियां दे दी, हमने कर्ज दे दी, ये हुकूमत का काम ही नहीं है। हमें दो इदारे चाहिए, एक पाकिस्तान का सॉवरन वेल्थ फंड होना चाहिए जो कंपनियों में इन्वेस्ट करे। आप देखें ब्लू एरिया के ऊपर स्टेट लाइफ की कितनी बिल्डिंग्स हैं, अगर आप ये सारी बिल्डिंग्स एक फंड में डाल दें, प्रोफेशनल मैनेजर को दे दें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उनसे कहें इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ, सडनली लिक्विडिटी आपकी मार्केट में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, ये जो आप एसएमईज की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, अगर हमारा फंड कर रहा होगा, यकीन करें अगर हम $100 मिलियन डालते हैं, मैं गारंटी करता हूं कि $1 अरब मैं ला के देता हूं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपका स्टेक है। ठीक है। आप इसको, मेरे पैसे को मैनेज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कि नहीं है। हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हम करना नहीं चाहते और हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट इसके अंदर। क्या कैपेसिटी का मसला था? कोई कैपेसिटी तो आपको चाहिए ही नहीं। देखिए ये एक मिथ है कि सरकार ने करना है। सरकार ने सिर्फ फैसला करना है कि स्टेट हैज नो बिजनेस टू रन एयरपोर्ट्स, टू लाइनर्स, पास इट ऑन टू केपीएमजीज, मैकिंजीज एंड अदर्स, वो खुद ही हो जाएगा। उसमें फैसला करने की भी कैपेसिटी। जी, हम फैसला नहीं कर पाते, हमें सरकार का काम माइक्रो मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा पैसा रहमान साहब जो अवेलेबल है, एक तो चलती कंपनियों के लिए, दूसरा पैसा ये है कि पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर सिर्फ कमर्शियल बैंक्स है। ठीक है। कमर्शियल बैंक्स का काम प्रोजेक्ट बना के देना, चलाना नहीं होता है। हमें इमीडिएटली ज़री तरक्कियाती बैंक और एसएमई बैंक को बंद करना है और हमें एक डेवलपमेंट बैंक बनाना है जिसको प्राइवेट मैनेजर्स चलाएं। सरकार जो बजटरी एलोकेशन करती है उस इंडिपेंडेंट इदारे में जाए और वो इदारा काम करे। बांग्लादेश में एक्सपोर्ट ऐसे बढ़ी है, वियतनाम ने इस मॉडल पे ग्रो किया है, कोरिया डेवलपमेंट बैंक ने उसको थ्रू किया है, थाई फार्मर्स बैंक ने किया, आई कैन गो ऑन। हम कोई इतने अनोखे क्यों है कि हम वी कांट पिक अप दैट रूट। स्टेट को घटाना रिफॉर्म है, स्टेट को बढ़ाना रिफॉर्म नहीं। इस पे आगे भी करते हैं। थैंक यू सो मच हारून शरीफ साहब। शहबाज राना, इसमें एक बड़ा इशू जो हुकूमत की तरफ से, और उसमें सिर्फ ये हुकूमत नहीं है, उसमें इससे पहले वाली हुकूमतें भी जो हैं वो ये बात करती आई हैं कि परसेप्शन हमारी जब ये बनेगी कि हम आज डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या कल डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं और यहाँ पर जो है वो बातें ऐसी की जाती रहेंगी, तो हमारे हालात इतने बुरे नहीं हैं जितनी हमारी परसेप्शन बुरी है। परसेप्शन हवा में तो नहीं बन रही ना, ग्राउंड के ऊपर क्या है इस वक्त। अगले 1 साल की जो रीपेमेंट्स हैं पाकिस्तान की वो तकरीबन $25 अरब हैं। हाँ। इसके अंदर 12 से 15 अरब डॉलर वो है जो शॉर्ट टर्म का कर्जा है, चाइना से, सऊदी अरेबिया से, मुत्तहिदा अरब अमारात से। आप उनकी मिन्नतें भी कर लें, उनके पाँव भी पकड़ लें, चले वो उसको रोल ओवर कर देंगे, उसके बाद फिर आपके पास एक गैप है। ओवर एंड अबव दैट आपका करंट अकाउंट खसारा होगा, वो $4 अरब का होता है, वो $5 अरब का होता है। द बॉटम लाइन इज कि जब आपको आगे से नज़र कुछ नहीं आ रहा, और मेरे लिए इस बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, मैं जो देखना चाह रहा था और जो मैंने सोचा था कि मैं ये चीज़ देखूंगा बजट में, कि क्या हुकूमत ऐसा बजट देना चाहती है या देगी जिसमें हमें क्लैरिटी हो कि हुकूमत संजीदा है IMF के प्रोग्राम करने में। तो द आंसर वाज अ बिग नो। सबसे बड़ी चीज़ इस बजट के अंदर जो है, मे बी हमारे कुछ दोस्तों को वो अच्छी लगती हो, लेकिन मुझे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, एमनेस्टी स्कीम। अच्छा। परपेचुअल एमनेस्टी स्कीम डॉलर्स की 35% आपका नॉर्मल मैक्स टैक्स रेट। अगर आपकी टैक्स चोरी पकड़ी जाती है
तो 35% उसके ऊपर जुर्माना है, 100%, मतलब 70% आपका टैक्स में जाता है अगर आपकी चोरी पकड़ी जाए और आपने टैक्स अपना वो जो मनी है वो एसेट छुपाया हुआ हो। हम पहले ये करते थे कि 3 से 5% पे इसको लीगलाइज कर देते थे। अब हमने एक नया काम किया है, एक सेक्शन 1114 है, 11 उसका सब सेक्शन 4 है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर है। मैं पिछले 10 साल से इसके ऊपर शोर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग लीगल है। एज लॉन्ग एज ये सेक्शन एग्जिस्ट करता है उस कानून के अंदर इनकम टैक्स के, आप मनी लॉन्डर कर सकते हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं पकड़ सकती। अच्छा। अब इस हुकूमत ने एक एमनेस्टी दे दी है कि अगर आपके पास $1 लाख तक पैसा है, पर पर्सन की बात हो रही है, पर फैमिली की भी नहीं, जो आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर 3 करोड़ रुपया बनता है, ये कल 4 करोड़ भी हो सकता है अगर आपका डॉलर 400 का हो जाता है। आप वो पैसा बाहर से ले आइए, FBR, NAB, FIA कोई आपसे सवाल पूछ नहीं सकता। क्या हम ये दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो हम इनकरेज करते हैं ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की जो हालात हैं? सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। लेकिन ये आमतौर पे एमनेस्टी स्कीमों के हवाले से समझा जाता है कि अगर आपने ब्लैक मनी को वाइट मतलब मेन स्ट्रीम में लेकर आना है तो ये एमनेस्टी स्कीम आपको देनी पड़ेगी, और हर हुकूमत ये कहती है देखिए हमने एमनेस्टी स्कीम दी, उसका इतना फायदा हुआ, इतना पैसा जो है वो अभी आप ग्रे लिस्ट से निकले हैं, कोई 2-4 माह हुए अभी तो देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, मैंने हमेशा क्यों इस एमनेस्टी की इनकी इस तरह की जो एमनेस्टीज आई हैं उसकी मुखालफत की है। वो वन टाइम ट्रांजैक्शन होती है, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हैं बिजनेसमैन हैं, वन टाइम ट्रांजैक्शन होती है, अपना रिटर्न फाइल करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्होंने अगले साल उसको रिटर्न भी फाइल नहीं किया, और FBR के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उनके पीछे जा सके कि यार तुम लोगों ने ये किया था आप क्यों नहीं किया। अब मसला मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। आपने आपकी अच्छी खासी इनकम है, कोई भी यहाँ पे बिजनेसमैन है, वो क्यों FBR को टैक्स देगा? वो 10-15 लाख वीडियो रेस्पेक्ट किसी इंस्पेक्टर को दे, अपने इनकम को अंडरस्टेट करे, डिप्टी कमिश्नर को काबू करे, पैसा बाहर भेजे, घुमा के वापस ले आए फ्री। 3 करोड़ पे इज अ हेल ऑफ मनी जो आप अलाउ कर रहे हो। फिर इस बजट में इन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, अब 0.6% कैश विड्रॉल है, इट्स एन इजी सोर्स ऑफ अर्निंग मनी, नॉट इस पर्पस इज नॉट द डॉक्यूमेंटेशन। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, बेतहाशा विद होल्डिंग टैक्सेस हर साल डिडक्ट होते हैं नॉन फाइलर से, वो डबल टैक्स पे करके निकल जाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट आसान है। एक हमारे दोस्त अभी बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग करना पाकिस्तान में अब आसान नहीं रहा। फॉर्मल सेक्टर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है, इट्स अबाउट लेस देन 1/4 ऑफ योर इकोनॉमी, और उसका जो शेयर है टैक्सेशन में इज अबाउट 56-58%। ठीक है। अभी बजट में भी जो मैक्स बोझ उन्होंने डाला है अदर देन दिस 0.6% कैश विड्रॉल का, वो फॉर्मल सेक्टर के ऊपर इन टर्म्स ऑफ सुपर टैक्स, उसके जो रेट्स और फिर उसकी जो कवरेज है वो बहुत इन्होंने बढ़ा दी है। अब हर 50 करोड़ रुपए की जिसकी सालाना आमदन है उसके ऊपर वो 10% हो गया सुपर टैक्स, 29% आपका कंपनी का है, फिर वर्कर वेलफेयर के आपके हैं, मिल मिला के 65-70% आपकी टैक्सेशन हो जाती है। तो आप बजाय रियल एस्टेट में जाइए, ये हुकूमत का पैगाम है आप सबके लिए। आप घर भी ना बनाइए, वो भी मसला है, उसमें आपको किसी जगह पर रिश्वत देनी पड़ेगी। आप रियल एस्टेट में जाए और फाइलों का कारोबार करें, उसमें बड़ा आसान पैसा बनता है, और वो जो पैसा बनता है वो मुल्क से बाहर भेजिए, वापस मंगवाइए, सवाल भी हम आपसे नहीं पूछेंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द बजट जिसकी अभी बात कर रहे थे। राइट, मैं थोड़ा सा डिस्कशन पे अभी इसमें वापस आते हैं। यासिर साहब और फात साहब, आपसे वेरी ब्रीफली 2 चीज़ें जो है पूछना चाहता हूँ। यहाँ का जो बिजनेसमैन है वो क्या पैसा लगाने को जो है वो उसको सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर आपकी नज़र में कोई एक चैलेंज आपकी नज़र में जो है वो क्या है? जब तक कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता किसी भी सरमायाकार का, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन हो, वो अपना पैसा किसी भी ऐसी मार्केट में नहीं लगाता, किसी सेक्टर में नहीं लगाएगा। तो ये यूथ जो हम बार बार बात करते हैं, दी टैलेंट which is being exported, brain drain की हम बात करते हैं, this is evidence for you right here at this forum कि कितना हमारा यूथ यहाँ से बाहर जाना चाहता है because of the uncertainties, lack of consistency and continuity। हारून साहब ने बड़ा बजा फरमाया कि हर साल जब बजट में नई पॉलिसी आती है, हम जो भी प्लान करेंगे इस साल, the plan should be there for 5 years। हम जब लोगों से इंटरव्यू में पूछना है कि आपके अगले 5 साल बाद करियर ट्रेजेक्टरी में आप लोग प्लान क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्लानिंग लोगों को बता सकते हैं, दूसरों से क्या पूछेंगे। आज जो हालात हैं एग्जैक्टली जैसे फैसल साहब ने कहा कि जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, मैं डेवलपर हूँ या मैं इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मैंने अगर नई फैक्ट्री लगानी है, नई बिल्डिंग में लगानी है, मुझे अगर 21% पे करना है, मैं कोकेन बेच के भी 21% प्रॉफिट नहीं कमा सकता, वो कहाँ से निकालेंगे? सो आई मच रादर पुट द मनी इन द बैंक, स्लीप ओवर इट। आइडियल इंटरेस्ट मिल रही है मुझे, एंड व्हाई डू आई हैव टू डू एनीथिंग? व्हाई स्ट्रेस
SMEs की जब हम बात करते हैं, if SMEs get the funds, लेकिन they have to go deal with CDA, they have to go deal with EPA, they have to go deal with the civil aviation, MOI. जब उन इदारों से जाके टकरे मारेंगे बेचारे जाके कि ये तो है ब्यूरोक्रेटिक इशू है, गवर्नेंस का it's इशू a है, complete ecosystem. You have to understand कि it's not one side, एक aspect नहीं है, इसके multiple aspects हैं. ब्यूरोक्रेसी तो एक एस्पेक्ट, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसको ब्यूरोक्रेट्स को आप एम्पावर कर दें. जब आपके रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस में लोग बैठे हुए कहते हैं सर हम डिसीजन नहीं ले पाते, कल नैब पूछ लेगा, FIA पूछ लेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉल आ जाएगी, तो हाउ थिंग्स कैन गेट डन. अगर इस बच्चे को ऑफिस बनाते साथ ही ये पूछना पड़ेगा ट्रांसफार्मर किसे लगाऊं. दिस इज नॉट द वे बिजनेस इज डन. बिजनेस हैज टू बी अ कंप्लीट सोल्यूशन, अ टर्न की, जहाँ पे आप जाते हैं, आप पैसे लगाते हैं, द सिस्टम वर्क्स फॉर यू, आप सिस्टम के पीछे नहीं भागते. फाद साहब, क्या मसला क्या है यहाँ के इन्वेस्टर का, बिजनेसमैन का? जितने इदारे हमारे हैं जो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट में बने हुए हैं, वो रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं बिजनेसेस के प्रॉफिट्स को. तो होता क्या है, डोर स्टेप पे सर्विस मिलने के बजाय द बिजनेसमैन हैज़ टू एक्चुअली गो आउट ऑफ द डोर स्टेप और ट्रांसफार्मर ले करना है, गैस की लाइन ले करनी है. वो एंड यूज़र बनने के बजाय वो खुद इंटरमीडिएरी बन रहा है. लेकिन क्या ये बहुत गैर मामूली है? ये एक्सट्रीमली गैर मामूली है, डेवलपिंग कंट्री है, आम तौर पर मुल्कों में ऐसे नहीं होता. ये एक्सट्रीमली गैर मामूली है. आई वर्क विद 3 कंट्रीज, आई हैव नेवर सीन दिस इन माय लाइफ. आई डिड नॉट इवन नो कि मेरे घर का मीटर किधर से आएगा, कहाँ लगेगा, खुद आ जाता था. और दूसरी जो बात हुई, इंस्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी की जो हमारी बेसिक बैकबोन होती है वो पॉलिसी होती है. I invest today and I make a trajectory कि यार I will get this return in 5 years. और जब पहला साल गुजरता है तो एक बॉम्ब ड्रॉप करता है मेरे पे, जिससे मुझे समझ आती है कि नहीं अब 50 साल हो गए. हम लोगों ने जब 3 साल पहले सोलर लगाया ना अपने घरों में, जिनने इनिशियल पिक लिया इसका, उनको पहले राउंड मिला कि जी कोटेशन के साथ 3 साल में बैक ड्रॉप, आपके पैसे वापस. अच्छा. और जैसे ही वो पहला साल गुजरा, हमारा 7% कम कर दिया गया कि आप क्यों बना रहे हैं बिजली भाई. बात ये है, डिस्करेजमेंट है इनोवेशन की. इन पाकिस्तान तो जिहाद से कम नहीं है कारोबार. अच्छा. मैं अगर आपसे बात करूं, 43% कौन देता है यार टैक्स? मैं कमाऊंगा क्यों? और फिर मैं 43 के बाद जो है इनडायरेक्ट की बात करूं, आई गिव सैलरीज आउट, आई गिव अंडर द टेबल, आई मेक श्योर कि इवन CDA के काम मुझे खुद करने हैं. तो बात ये है कि a businessman would prefer going to another country. You know, this money, और जो जिस तरह बात हुई डॉलर की, I actually today I oppose it. If I want to set up my business in Pakistan today, let's say मेरा एक दोस्त अब कनाडा से आना चाह रहा है, और ये पिछले हफ्ते की बात है, और वो परेशान था कि मैं पैसे कैसे लाऊं. तो मैं एक छोटी सी बात ये करना चाह रहा हूँ कि उसको तो एग्जेम्पशन है. मैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन हूँ, मैं 3-4 जगह बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं टैक्स में वो दिखाता भी हूँ, मैं भी वो वापस नहीं ला सकता अपने. मैं ज़रा चाहता हूँ अब ज़रा कुछ यहाँ से जो है वो, और स्पेशली जो चैम्बर के जो दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, इफ दे वांट टू ऐड समथिंग टू द डिस्कशन, दे आर मोर देन वेलकम. Harun sir, you've always said that we should have ease of doing business, but the problem is that Pakistan is all about ease of doing business. So I see a lot of massive big digital economy. Hardly they need enablers. वो कहते हैं ना कि the government should do only one thing to stay away from the day-to-day business of the private sector and regulate them. तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इनकी जो यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, जहाँ से ये बच्चे आए हुए हैं, ये 2nd ईयर 3rd ईयर में इन्होंने अपने इंक्यूबेटर्स बनाए हुए हैं, इन्होंने सीड कैपिटल लिया हुआ है, इनके वेंचर कैपिटल है. ये सारे कुछ लॉ पढ़ते हैं, दे बिकम सोलिसिटर्स, दे परसू, दे आर डूइंग रिसर्च, कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, कोई ब्लॉग कर रहा है, आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज के साथ. सो जो ट्रेडिशनल कंपनीज थी उनके साथ दे आर नॉट वांट टू बी मुंसलिक. So for example, they don't want very fashionable thing कि हम टेलकोज में काम करें या पाकिस्तान टोबैको कंपनी में काम करें या बैंकिंग सेक्टर में काम करें. So these are all job creators, enablers, and they're very committed to Pakistan. तो उनको ये जरूर आइडियाज दें कि irrespective because of the size, the opportunity is there. ये जरूर मैसेज दें जी बच्चों को. आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ब्रीफ? मगर 9,800 बिलियन अगर हमारा रेवेन्यू बजट टारगेट है, इतनी टैक्स एविजन हो रही है, तो वेयर इज़ द FBR? व्हाट इज़ FBR डूइंग द होल ईयर? मैं 30 साल से टैक्स दे रहा हूँ, मोर देन 35 years, एंड एवरी टाइम न्यू टैक्स, न्यू इम्पोजिशन, एवरीथिंग इज कमिंग टू अस. लेकिन जो टैक्स नहीं देते, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ. 1% एक्स्ट्रा दें उनको जो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं. आप उनसे कह रहे हैं कि आप 1% इस पे. और आखिरी चीज़, अराउंड
2 मिलियन यूथ चाहिए यूरोप को, अमेरिका को, जापान, कोरिया, कनाडा, जो 70% है पाकिस्तान में। ठीक है। मोर देन 2 मिलियन यूथ चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट, और गवर्नमेंट उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। बिजनेसमैन को सेठ कहकर पुकारा गया और सेठ कहकर जो कुछ कहा जा सकता था वो कह दिया गया। अब इस मुल्क का जो सेठ है उसने 2002 में 400 अरब रुपया रेवेन्यू कलेक्शन जो थी वो हुई, उन्होंने दिया। 2012 में टोटल रेवेन्यू कलेक्शन 2000 अरब रुपए थी जो इस मुल्क के जो सेठ थे उन्होंने दिया। फिर 2022 में ये तकरीबन 7000 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन हुआ और आज 9200 अरब रुपए रेवेन्यू कलेक्शन हम करने जा रहे हैं अगले सालों में। तो मैं जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं पैनल में, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि जब इस मुल्क के सेठों ने 400 अरब रुपए टैक्स दिया था 2002 में, उस वक़्त मुल्क की इकॉनमी बेहतर थी, जो अब हम 9200 अरब रुपए इकट्ठे करना जा रहे हैं, या उस वक़्त इकॉनमी अच्छी है? तो असल में जो असल हमारा ट्रैप है वो है डेट सर्विसिंग। और ये डेट सर्विसिंग, ये हमारे जो FBR के हमारे जो फ़िलासफ़र हैं और हमारे जो इकॉनमिस्ट हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो हमें ये कहते हैं जी रेवेन्यू बढ़ाते जाएं, रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि आप जितना मर्जी रेवेन्यू बढ़ा लें, इस मुल्क की तकदीर, इस मुल्क की इकानमी कभी भी बेहतर नहीं होगी। अगर आपने इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करना है तो असल जो कर्ज़ों का, जो डेट का जो ट्रैप है, इससे बाहर आए। मैं ये कहता हूँ कि ये तो बिजनेसमैन का बजट है। देयर इज लॉट ऑफ इंसेंटिव फॉर द बिजनेस कम्युनिटी इन एवरी सेक्टर। आप क्यों नहीं इस तरफ आ रहे कि ये बिजनेसमैन का बजट है? कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा बिजनेसमैनों पे, सुपर टैक्स यकीनन लगाया गया है सेठों पे। तो हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई सेठों पे टैक्स ना लगाएं। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। डेब्ट सर्विसिंग, क्या हम अपने जो कर्जे हमने देने हैं उनको अदा करने की पोजीशन में हैं आने वाले सालों में? डेट स्ट्रेस कंट्री की डेफिनेशन ये है कि जो अपने बजट का 20% कर्ज की अदायगी में दे रहा हो। तकरीबन 42 ऐसे मुल्क हैं इस वक्त दुनिया में जो 20% से ज़्यादा दे रहे हैं। पाकिस्तान तकरीबन 54% दे रहा है। तो आई रेस्ट माई केस कि आप उसको कैसे सर्विस कर लेंगे। सो द आंसर इज कि आप इस कर्ज को सर्विस नहीं कर सकते, ये इस कदर बढ़ गया है। अनलेस एंड अनटिल, जो मैंने पहले अर्ज की, कि आप इसमें से कुछ डेट को इन्वेस्टमेंट से स्वैप कीजिए। अच्छा, जो स्वैप ये होता है कि जो एसेट्स हैं मुल्क के पास, आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट लाते हैं और कर्ज को वापस करना शुरू करते हैं और या रोक देते हैं वहाँ पे। दूसरा एक ही हल है कि आप मईशत को बढ़ाते हैं और आपका जो रेवेन्यू आता है उससे आप कर्ज पे करते हैं। जो जिम्मेदार हमारे साहबान हैं हुकूमत में, मेरे हिसाब से उनको हर चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाने की ज़रूरत नहीं। ठीक, तमाम मेहमानों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला। और आज की इस बहस में हमने कोशिश यही की थी कि स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए, उन सबको एक जगह पर बैठाया जाए और उनसे बात हो, कुछ लोगों से बात हो कि ये जो मुल्क का एक बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो ये हमने कहाँ से जो है वो लेकर आनी है। तो इस पर जो है वो आज के लिए हमने ये जो है वो इस बहस को जो है वो तरतीब दिया था। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।